चुनावी नतीजों को समझने के लिए सिर्फ आंकड़ों को देखना काफी नहीं होता। असल में ये जमीन की नब्ज पहचानने, लोगों की अनकही बातों को सुनने और भरोसे का एक रिश्ता बनाने का काम है। तो आज हम सतही बातों से आगे बढ़कर एक निर्वाचन क्षेत्र की कहानी में गहरे उतरेंगे और शासन की एक नई रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के शाहपुर से। देखिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो भारत के उन हजारों इलाकों का एक आईना है जहाँ की मिट्टी, नदियाँ और लोग अपनी एक कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो अक्सर चुनावी शोर में कहीं दब सी जाती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये एक नंबर -12,243 वोट। ये सिर्फ हार का अंतर नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पहेली है कि एक अनुभवी 4 बार की नेता जिनकी जड़ें अपने क्षेत्र में बहुत गहरी थीं, वो इतने बड़े अंतर से कैसे हार गईं? ये आंकड़ा ही हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? पहले शाहपुर की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 30 साल के इतिहास की गूंज को सुनेंगे। हम हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर ध्यान देंगे। हम सुनेंगे कि लोगों ने असल में क्या कहा और आखिर में हम उस रास्ते का एक खाका तैयार करेंगे जो विश्वास पर आधारित एक नए जनादेश की ओर ले जाता है। चलिए इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले शाहपुर के बुनियादी ताने बाने को समझते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की जो सियासत होती है वो वहाँ के लोगों और उनकी जिंदगी से ही तो निकलती है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा विश्लेषण घूमेगा। एक स्थापित नेता जिसका अनुभव और नेटवर्क दोनों मजबूत हों, वो अचानक मतदाताओं के भरोसे से इतनी दूर कैसे हो गया? जवाब इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। तो आंकड़ों पर जरा एक नजर डालते हैं। शाहपुर में लगभग 90,000 मतदाता हैं। 2022 में 73% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में कितनी भागीदारी रखते हैं। नतीजा कांग्रेस के केवल सिंह पठानिया के पक्ष में गया और बीजेपी की सरवीन चौधरी दूसरे स्थान पर रहीं। यहाँ की ज्यादातर आबादी ग्रामीण है, जिनकी जिंदगी खेती और चाय के बागानों के आसपास ही घूमती है। राजनीति में आप जानते हैं, कुछ भी अचानक नहीं होता। आज हम जो नतीजा देख रहे हैं उसकी जड़ें अक्सर दशकों पुराने पैटर्न में छिपी होती हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और शाहपुर के पिछले 30 सालों के चुनावी इतिहास की परतों को खोलते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक कहानी छिपी है। 1993 में कांग्रेस जीती तो 98 में बीजेपी, फिर 2003 में कांग्रेस वापस आ गई। मतलब दशकों तक शाहपुर की राजनीति का मिजाज एक पेंडुलम की तरह रहा है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ झूलता रहता था। यहाँ के लोगों ने किसी एक को स्थायी सत्ता कभी नहीं सौंपी, एक तरह का संतुलन था। लेकिन 2022 में वो पेंडुलम सिर्फ झूला नहीं, ऐसा लगा जैसे टूट ही गया हो। इस चार्ट को देखिए, 2017 से 2022 के बीच बीजेपी का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहा, थोड़ा सा ही नीचे गिरा। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर वो 27% से सीधा 55% पर पहुंच गया। ये 2 गुने से भी ज्यादा की छलांग थी। ये महज एक बदलाव नहीं था। तो इस हिस्से से हमें ये समझना है कि जो हुआ वो सिर्फ एक और चुनावी हार जीत नहीं थी, वो दशकों से चले आ रहे एक स्थापित पैटर्न का टूटना था। वो एक राजनीतिक भूकंप था जिसने शाहपुर के समीकरणों को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब सबसे जरूरी सवाल, ये भूकंप आया क्यों? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति की गलतियों में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की कमजोरियों में छिपा है। चलिए अब हम इस हार का एक विश्लेषण करते हैं, लेकिन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करके, किसी व्यक्ति पर नहीं। अक्सर राजनीति में जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनुभवी और शक्तिशाली नेता का होना एक बहुत बड़ी मजबूती थी, लेकिन जब पूरी व्यवस्था और संगठन सिर्फ एक चेहरे पर निर्भर हो जाए तो वो एक खतरा बन जाता है। वोटर थकने लगते हैं और सिस्टम अंदर से खोखला होने लगता है। और बाहर के मोर्चे पर भी यही कहानी थी। एक तरफ डिजिटल दुनिया युवा वोटरों से जुड़ने के नए रास्ते खोल रही थी, ये एक बड़ा अवसर था, तो दूसरी तरफ एक मजबूत और एकजुट विपक्ष सत्ता विरोधी लहर को बड़ी कुशलता से अपने पक्ष में कर रहा था। ये एक सीधा खतरा था। और यहीं पर हमें एक बहुत बुनियादी सिद्धांत को याद रखना जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव गरिमा और जिम्मेदारी से भरे संवाद पर टिकी होती है। जब नेताओं और जनता के बीच का संवाद टूट जाता है या सिर्फ एक तरफा हो जाता है तो विश्वास की जमीन दरकने लगती है।
और ये संवाद ही तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो आखिर जमीन पर लोगों की आवाज क्या थी? राजनीतिक विश्लेषण के इस शोर से परे शाहपुर के आम मतदाता के दिल में क्या चल रहा था? वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने उनके वोट का फैसला किया? चलिए उन 3 सबसे तेज और साफ संकेतों को सुनते हैं। ये कोई किताबी कहावत नहीं है, ये शाहपुर के लोगों की सीधी सीधी भावना है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, वो जिंदगी है, रोजी रोटी है और भविष्य है। और जब लोगों को लगता है कि उनकी नदी, उनका पानी खतरे में है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधा सीधा नेतृत्व में भरोसे का सवाल बन जाता है। और डेटा भी इसी भावना की पुष्टि करता है। मतदाताओं की शिकायतों में सबसे ऊपर थे 2 मुद्दे, दोनों अत्यधिक तीव्रता वाले। पहला पानी और अवैध खनन, और दूसरा टूटी फूटी सड़कें। इनके बाद नंबर आता था रोजगार का। ये वो समस्याएं थी जो हर दिन हर पल लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही थीं। और ये शिकायतें पूरे शाहपुर में एक जैसी नहीं थी। इनका एक केंद्र था, एक एपिसेंटर, और वो था चंगर का इलाका। ये हीट मैप देखिए, यहीं पर अवैध खनन की समस्या सबसे विकराल थी और यहीं से असंतोष और नाराजगी की सबसे ऊंची लहर उठी, जिसने पूरे चुनाव का रुख ही मोड़ दिया। किसी भी समस्या का सही विश्लेषण करना आधा काम है, बाकी आधा और सबसे जरूरी काम है एक ठोस समाधान तैयार करना। तो अब हम डायग्नोसिस से आगे बढ़कर प्रिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जनता से दोबारा जुड़ने के लिए कार्रवाई का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। इस रणनीति की जो नींव है वो है चतुर्मुख सिद्धांत। आसान भाषा में समझें तो ये एक 4 मोर्चों वाली रणनीति है। पहला मोर्चा चुनावी तैयारी, दूसरा संगठनात्मक ताकत मतलब जमीन पर आपकी कीम, तीसरा आपका नैरेटिव यानी आपकी कहानी, और चौथा आपके संसाधन। कामयाबी के लिए चारों मोर्चों पर एक साथ काम करना होता है। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान चाहिए। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुनने और उनसे जुड़ने के लिए, कोई वादा नहीं, सिर्फ उनकी समस्याओं को समझना। अगले 30 दिन उन समस्याओं पर काम शुरू करने और लोगों को ये बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। और आखिरी 30 दिन संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और छोटे छोटे ही सही पर ठोस नतीजे देने के लिए। आखिर में ये सारा विश्लेषण, ये सारे आंकड़े और ये पूरी रणनीति हमें एक ही सच की ओर लेकर आती है। असली जनादेश चुनाव के दिन नहीं मिलता, वो हर दिन अच्छे शासन और जनता के विश्वास से कमाया जाता है। ये डेटा से शासन तक का एक सफर है। और आज के दौर में विश्वास बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल करना होगा। व्हाट्सएप के जरिए लोगों से सीधा और भरोसेमंद संवाद, इंस्टाग्राम रील से युवाओं को जोड़ना, एक फैक्ट चेकिंग सेल बनाकर अफवाहों और झूठ का मुकाबला करना, और स्थानीय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इन सभी आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हर नागरिक की निजता और उसकी सहमति का सम्मान। चाहे आप उनसे डिजिटल माध्यम से जुड़ें या व्यक्तिगत रूप से, उनकी इजाज़त के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना गलत है। ये हमारे देश के कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों का आधार है। इस एक लाइन में पूरी राजनीति का सार छिपा है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर मचाया जा सकता है, लेकिन ये सब अस्थायी है। अगर असली और स्थायी जीत चाहिए तो लोगों का विश्वास अर्जित करना होगा, और विश्वास बाजार में नहीं मिलता, उसे सालों की मेहनत और सेवा से कमाना पड़ता है। और जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या जनादेश एक ऐसी ट्रॉफी है जो 5 साल में एक बार पोलिंग के दिन जीती जाती है, या फिर ये एक पौधा है जिसे अच्छे शासन की कड़ी मेहनत से हर दिन हर मौसम में सींचना पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai, या आप कॉल कर सकते हैं 08042041602 पर। हमारा लक्ष्य राजनीति से परे उद्देश्य।